प्रिय विद्यार्थियों, कल के व्याख्यान में हमने देवनागरी लिपि की जानकारी ली। देवनागरी लिपि क्या है, किसे कहते हैं और किन क्षेत्रों में इसका वर्चस्व है। आज हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या हैं, यानी देवनागरी लिपि का नामकरण, देवनागरी लिपि का अर्थ और देवनागरी लिपि के क्षेत्र। इनको लेकर अलग अलग मत हैं विद्वानों के, परंतु जो मुख्य रूप से इसकी विशेषताएं हैं, यानी ये कहाँ कहाँ ये श्रेष्ठ है, ये बात जो है इसके बारे में अधिकांशतः ये कहा जाता है कि देवनागरी जो है वो अत्यंत वैज्ञानिक लिपि है। वैज्ञानिक लिपि होने का मतलब ये है कि उसमें विभिन्न तरह से कमियां ना हो, है ना। वैज्ञानिक जो स्वरूप होता है किसी भी भाषा का, उसके अंतर्गत निर्णय वही निकलता है। यानी जिस तरह से विज्ञान के प्रयोग में या विज्ञान के प्रयोगों में अगर एक ही तरीके से प्रयोग किया जाए तो निर्णय वही आएगा, परिणाम वही आएगा। उसी प्रकार देवनागरी लिपि भी अत्यंत वैज्ञानिक लिपि है। और दूसरी जो इसकी विशेषता है वो ये है कि कंप्यूटर के लिए ये सर्वोत्तम है। कंप्यूटर में इसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप जानते हैं आजकल हिंदी और हिंदी जो है वो कंप्यूटर में बहुत अच्छे तरीके से लिखी जाती है, और हिंदी की लिपि चूँकि देवनागरी लिपि है इसलिए यह सर्वोत्तम लिपि है और कंप्यूटर में आराम से लिखी जाती है। आजकल जब कंप्यूटर का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया है तो ये भी देखना होता है कि कोई भी लिपि तभी सार्थक मानी जाती है या तभी वह आगे आज के युग के साथ कदम मिलाकर चल सकती है जब वह कंप्यूटर में लिखी जाती हो, क्योंकि अधिकांश काम कंप्यूटर पर होने लगा। परंतु हमारी देवनागरी लिपि कंप्यूटर पर आराम से लिखी जाती है, इसलिए यह सर्वोत्तम लिपि है। और अगली जो हम इसकी विशेषता देखें कि और क्या विशेषता होनी चाहिए लिपि में, तो उसमें यह भी विशेषता होनी चाहिए कि संसार की जो विभिन्न भाषाएं हैं या विभिन्न ध्वनियां हैं जिनका प्रयोग संसार में विभिन्न क्षेत्रों में होता है, यानी जिनको जानने की हमें आवश्यकता है, उन ध्वनियों को क्या हमारी लिपि प्रकट करने में सक्षम है। तो इसमें हम जब देवनागरी लिपि को इस कसौटी पे कसते हैं तो हम ये देखते हैं कि संसार की जो सभी भाषाएं हैं उनकी ध्वनियों को प्रस्तुत करने में यह सक्षम है। जैसे अंग्रेजी के उच्चारण हो, फारसी के, विभिन्न अन्य जो भाषाएं, जापानीज या अन्य जो भाषाएं हैं, उनमें जो बोला जाता है उन ध्वनियों को प्रकट करने में देवनागरी लिपि पूर्णतः सक्षम है। तो इस दृष्टि से भी यह बहुत सक्षम लिपि है। इसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है और जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, यानी उच्चारण और लिपि में कोई अंतर नहीं है, जबकि उर्दू और रोमन लिपियों में ऐसा नियम नहीं है। देवनागरी में निश्चित ध्वनि के लिए निश्चित प्रयोग ही स्वीकृत है। जैसे अंग्रेजी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम साइलेंट कहते हैं, यानी आर लिखा हुआ होता है, बोला नहीं जाता। एच लिखा हुआ होता है, बोला नहीं जाता। एच ओ यू आर उच्चारण के हिसाब से हावर होना चाहिए, लेकिन उसको हावर बोला जाता है। एच साइलेंट हो जाता है। देवनागरी लिपि में इस तरह की कोई समस्या नहीं है। उसमें जो शब्द लिखा गया है या जो ध्वनि प्रकट की गई है वही ध्वनि बोली भी जाती है। उसको आप उसी रूप में पढ़ते हैं जिस रूप में वह अंकित है। तो यह कसौटी एक लिपि के लिए ये एक बहुत बड़ी कसौटी होती है और जिसके ऊपर देवनागरी लिपि पूर्णतः खरी उतरती है। अगली जो अपन इसकी विशेषता देख सकते हैं वो ये कि ये लिपि पूर्णतः भारतीय है। इसमें अरबी फारसी की संघर्ष ध्वनियों को ले लिया जाता है।
अंग्रेजी के अर्धचंद्र को भी आत्मसात इसने कर लिया है। अल्प विराम, अर्धविराम सभी इसमें लिए गए हैं। यानी जो चीज़ें इसमें नहीं थी या जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ी वो हमने इसमें आत्मसात कर ली हैं। तो आत्मसात करके उन प्रयोगों को अपने साथ व्यक्त करने की जो सक्षमता है वह इस लिपि में है। इस दृष्टि से भी यह लिपि सर्वश्रेष्ठ लिपि कहलाती है। इसमें स्वर और व्यंजन अलग अलग हैं, इस वजह से इसे सीखना भी बहुत सरल हो जाता है। व्यंजनों में स्वर मिलाने के लिए मात्रा के चिन्ह जो हैं वो पृथक हैं। यानी हम व्यंजन बोलते हैं और उनमें कौन से स्वर मिलाने हैं या कौन से मात्राओं का प्रयोग करना है, ये अलग अलग है। अगली जो इसकी विशेषता है वो ये कि वर्णों का क्रम, उच्चारण क्रमानुसार वैज्ञानिक है। यानी वर्णों का जो क्रम है उसका उच्चारण उसी स्वरूप में किया जाता है। देवनागरी लिपि जो है बहुत ही सरल और बोधगम्य है। यानी कोई भी व्यक्ति सरलता से उसे सीख सकता है। देवनागरी की जो अगली विशेषता है वो ये कि देवनागरी लिपि के अक्षर अत्यंत कलात्मक व सुंदर होते हैं तथा उन्हें लिखने में बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। चित्रात्मक शैलियों में चित्र बनाना या चित्रों में इधर उधर किसी लकीर का हो जाने पे उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है या चित्र बनाने में बहुत कठिनता आती है। ये स्थितियां देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं है। अगली जो विशेषता है देवनागरी लिपि की कि ये व्यवहारिक और गत्यात्मक लिपि है। यानी इसका व्यवहार बहुत ही सरल और एक लय के साथ किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से भी इसमें प्रयोग की बहुत संभावनाएं हैं और यह क्लिष्ट नहीं है। इसे सीखने में बहुत समय नहीं लगता। लिखना ये दिखने में भी बहुत सुंदर होती है। जब देवनागरी लिपि में अक्षर लिखे जाते हैं तो बहुत ही सुंदर अक्षर इसमें लिखे जाते हैं। दूसरी बात कि इसके अक्षर जो हैं वो लिखने में बहुत कम स्थान घेरते हैं। चित्रात्मक लिपि में बड़े चित्र बनाए जाते हैं और वो अधिक स्थान घेरते हैं। तो ये भी एक इसकी विशेषता है कि अक्षर जो हैं वो कम स्थान पर लिखे जाते हैं और मुद्रण या टंकन की दृष्टि से भी देवनागरी में किसी तरह की कठिनाई नहीं आती। यानी एक बार जब इसके जो अक्षर हैं वो आराम से मुद्रित किए जा सकते हैं, प्रिंट किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार देवनागरी लिपि बोलने, लिखने और देखने सब प्रकार से श्रेष्ठ लिपि है और हमें इस पर गर्व है। अब हम ये देखेंगे कि देवनागरी लिपि में सुधार के लिए कुछ सुझाव समय समय पर दिए जाते हैं कि देवनागरी लिपि में सुधार कैसे किया जाए। सबसे पहले बंबई राज्य के विद्वानों द्वारा ये सुझाव दिया गया कि देवनागरी लिपि में सुधार की बहुत गुंजाइश है और इस आधार पे गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र साहित्य परिषद की एक गठन किया और पुणे में लिपि सुधार समिति नियुक्त की और मराठी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशनों में इस पर विचार हुए। इस पर विचार में महात्मा गांधी, विनोबा भावे, काका कालेलकर आदि ने विशिष्ट कार्य किए और वीर सावरकर ने कहा कि सभी स्वर ए के आधार पर लिखे जाएं। यानी ए, आ, ई, उ आदि जो हम अलग अलग प्रकार से लिखते हैं उनका मुख्य आधार जो है, मात्राओं का आधार जो है वो ए पे ही लगाया जाए। विनोबा भावे ने
लोक नागरी के माध्यम से लोकमत जागृत किया। केशव प्रसाद शास्त्री, गौरव प्रसाद और श्रीनिवास आदि विद्वानों ने इसमें सुधार के प्रयास किए। हिंदी 1941 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने भी इस देवनागरी लिपि में जो कमियां थी उनके लिए सुधार समिति बनाई और जिसमें कहा गया कि उ, ए और ऐ इनके उच्चारण क्रम से लिखे जाने चाहिए। अगली जो विशेषता कि इस संयुक्त वर्ण के रूप में पूरा रे लिखा जाना चाहिए, जैसे आधा रे या ऊपर चढ़ा हुआ रे वो सब नहीं होने चाहिए, है ना। ई उ ए के स्थान पर ए में ही मात्राएं लगानी चाहिए, जैसे ए ओ उ, यानी मात्राएं जो हम उ लिखकर लगाते हैं वो ए के नीचे उ की मात्राएं लग जाए। इस तरीके से इसका जो है वो क्रम होना चाहिए। नागरी प्रचार निकासी ने 1945 में एक समिति बनाई जिसके सामने श्रीनिवास जी ने देवनागरी लिपि रखी जो कुछ सुधारों से युक्त थी और फिर भी उसमें पर्याप्त रूप से सुधारों की गुंजाइश उन्होंने दिखाई। उत्तर प्रदेश में 1947 में देवनागरी सुधार समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष नरेंद्र देव तथा सदस्य जो थे वो श्री धीरेन्द्र वर्मा ने इस समिति में अलग अलग सुझाव दिए। इन सुझावों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।